नमस्कार दोस्तों। बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। और ये सोचते सोचते हमारा माइक खराब हो गया, तो छट से हमने अमेजोन से एक नया माइक ऑर्डर कर दिया। तो तब रियलाइज हुआ कि अमेजोन ये अपने एक लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया और उस पर एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया है। तो हमने रिसर्च शुरू की और ये रिसर्च बहुत टाइम तक चली और हमें रियलाइज हुआ कि अमेजोन की स्टोरी को एक वीडियो में समा पाना इम्पॉसिबल है। गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, बहुत लंबा। तो हमने दोस्तों एक पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बना डाली है जिसमें हम 6 से 7 वीडियोस आपको बताएंगे और इसमें अमेजोन की पूरी स्टोरी बताएंगे और ये बताएंगे कि अमेजोन ने धीरे धीरे वर्ल्ड को कैसे कैप्चर कर दिया और कैसे उसने ऐसे अनरिलेटेड बिजनेसेस को कैप्चर किया कॉम्पिटिटर्स की नाक के नीचे से कि कॉम्पिटिटर्स को 5 साल बाद तक भी पता नहीं चला। शुरू करने से पहले मैं आपको अमेजोन की बहुत बड़ी साइज का एक छोटा सा अंदाजा देता हूं। आज की तारीख में अमेजोन 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है। उसका रेवेन्यू $457 बिलियन था 2021 में। इसका मतलब जानते हो 34 लाख करोड़। अमेजोन की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.7 ट्रिलियन है और उनके फाउंडर की नेटवर्थ $205 बिलियन है। और हमेशा इलॉन मस्क के साथ एक कंपटीशन होती है कि कौन वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बनेगा। तो ज्यादा बोर नहीं करूंगा, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी जेफ बेजोस की कहानी या उसकी पर्सनल लाइफ तो बहुत लंबी है, तो वो बता के मैं आपको पकाऊंगा नहीं, खाली 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। एक, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब किया था। तो दोस्तों अगर आपको बड़ा बनना है ना, मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर लेना, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में आप प्रोसेसेस, सिस्टम्स और एक बड़ी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है और कैसे सोचती है वो समझ लोगे। और दूसरी बात, उन्होंने अमेजोन जस्ट शुरू करने से पहले ही एक स्टार्टअप में काम किया, मतलब 90 से 94 में एक स्टार्टअप में काम किया जिसका नाम था डी शॉर। हाँ दोस्तों, जेफ बेजोस ने कोई बड़ी कंपनी में काम नहीं किया पर एक स्टार्टअप में काम किया ताकि वो सब कुछ सीख सके। और वहां उनका जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्हें ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने थे, ऐसे सेक्टर्स देखने थे जो बहुत ग्रो कर रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी। उन्होंने देखा कि इंटरनेट ये 2300% पे ग्रो कर रहा है और इसके ऊपर, मतलब ये इंटरनेट के बेस के ऊपर कोई बिजनेस बनाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बिजनेस बनाते हो और अगर वो कॉन्सेप्ट फ्यूचर में जाके ग्रो करता है तो आपने जो बिजनेस बनाया वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अभी आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिजनेस है वो ग्रो करने वाला है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी बिजनेस बना दिया, जैसे ईवी चार्जिंग का बिजनेस बना दिया या बैटरी का बिजनेस बना दिया, वो भी आगे 100% ग्रो होगा अगर आप ढंग से बिजनेस करो। तो साइड नोट आपके लिए एक बिजनेस आइडिया है, फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था आपको। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। तो वापस आते हैं जेफ बेजोस पे। उन्होंने ये देखा कि इंटरनेट ईयर ऑन ईयर, मतलब एवरी ईयर 2300% ग्रो कर रहा है, मतलब 23 टाइम्स ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने सोचा यार कुछ बिजनेस ऐसा बनाना चाहिए जो इंटरनेट के पावर को हार्नेस करे और इंटरनेट को यूज करके वो आगे बढ़ सके। एक बार जेफ बेजोस ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने एक सुपरमार्केट में जाके कोई चीज खरीदी। तब उनको रियलाइज हुआ कि यार क्यों ना इंटरनेट को यूज करके ऐसा एक बिजनेस बनाया जाए कि आदमी खरीदने जा रहा है उससे बेटर घर पे ही वो सेम चीज आ जाए। तो जेफ बेजोस सीधा का सीधा कूद नहीं गए, उन्होंने एक लिस्ट बनाई 20 आइटम्स की और सोचा कि कौन से ये 20 आइटम्स है जो मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। तो ये लिस्ट बनाते बनाते 20 आइटम्स की लिस्ट बनी। उसमें से 5 आइटम्स जेफ बेजोस ने सॉल्व किए शुरुआत करने के लिए। उसमें थे म्यूजिक सीडीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, डीवीडीज मतलब मूवीज के डीवीडीज और बुक्स। पर इसमें से जेफ बेजोस ने बुक्स की शुरुआत की और मैं आपको बताता हूं क्यों। उस टाइम पे यूएस में बड़े बुक स्टोर्स का कॉन्सेप्ट था और ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा बुक स्टोर 1 से 1.5 लाख बुक से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता था। पर यही चीज अगर जेफ बेजोस ऑनलाइन सेल करते तो वो इजीली 30 लाख बुक सेल कर सकते थे। मतलब 1.5 लाख कहां और 30 लाख कहां, मतलब 20 टाइम ज्यादा। तो सोचो कि कस्टमर के लिए कितनी वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस हो जाती। तो जेफ बेजोस ने सोचा बस यही है, फाइनली मैं बुक्स के साथ ही शुरुआत करूंगा। और उन्होंने अपने कंपनी का नाम अमेजोन नहीं अमेजोन नहीं, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम कडाब्रा इंक रखा। कडाब्रा मतलब दोस्तों आब्रा कडाब्रा बोलते हैं ना, तो उनको शायद लगा होगा कि मेरी कंपनी मैजिक क्रिएट करेगी आगे जाके, जो उसने किया। पर
उस टाइम जब उन्होंने अपने लॉयर को ये कंपनी का नाम बताया तो उसको सुनने में थोड़ी दिक्कत हुई और उसने बोला क्या कडावर। तो जेफ बेजोस को समझा कि कडावर मतलब डेड बॉडी है, तो बॉस उनकी कंपनी डेड बॉडी तो है नहीं। तो तुरंत ही उन्होंने डिसीजन लिया अपनी कंपनी का नाम चेंज करने का। देखो ये जिंदा है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे जैसे growth.com, relentless.com वगैरह वगैरह, और फाइनली relentless.com पे फ्रीज किया। तो जेफ भैया ने डोमेन भी खरीद लिया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। तो किसी को ये नाम पसंद नहीं आया तो उसने वापस ये नाम कंपनी का चेंज किया और फाइनली नामकरण हुआ amazon.com। Amazon नाम रखने के उनके पास 3 रीजंस थे। एक तो वो इजी टू प्रोनाउंस था, दूसरा अगर उसकी येलो पेजेस में एंट्री की तो ऑलमोस्ट फर्स्ट आता था, और तीसरा वो एक रिवर, Amazon एक बहुत बड़ा रिवर है, उसको रिजेंबल करता था। तो जेफ बेजोस को लगा मेरे पास बुक्स की इतनी बड़ी चॉइसेस है कि मैं रिवर को रिजेंबल करता हूँ, इसके लिए उन्होंने नाम Amazon रखा। हाँ दोस्तों, जो आपको लगता होगा कि ये आदमी बहुत ही अपने डिसीजन पे ठोस होगा, उसने ये चीज कंपनी का नाम जैसा डिसीजन 3 बार चेंज किया। तो 5 जुलाई 1994 मतलब अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद Amazon की $10,000 के सीड कैपिटल के साथ शुरुआत हुई। तो यहाँ पे जेफ बेजोस ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने कंपनी की शुरुआत सिएटल में की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर्स था। इसका कारण बस एक ही था, उनको टैलेंट की जरूरत थी, मतलब टेक्निकल टैलेंट की, और उनको लगा कि जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड है वहां पे टेक्निकल टैलेंट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जैसे इंडिया में बैंगलोर में है। इसके लिए उन्होंने कंपनी की शुरुआत सिएटल में की। शुरुआत करते ही Amazon अपने कस्टमर्स में एक सुपर हिट हो गया। बताऊं क्यों? क्योंकि 20 गुना वो चॉइस दे रहा था, घर पे बैठे बैठे डिलीवरी दे रहा था और टाइम बहुत बचा रहा था। पहले आप जाते थे बुक स्टोर में, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था एक बुक चूज करने के लिए, क्योंकि बुक स्टोर्स दूर होते थे, बड़े होते थे, आपको गाड़ी लेके जाना पड़ता था। पर वही सेम बुक Amazon आपको 15 मिनट में चूज करने को दे रहा था और बाद में आपके घर पे बैठे बैठे डिलीवरी दे रहा था। तो इसकी वजह से ये सुपर हिट हो गया और फर्स्ट वीक में बहुत अच्छे सेल्स किए। पहले वीक के सेल उनके $846 थे, मतलब ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज, और सेकेंड वीक के सेल्स ऑलमोस्ट 10 गुना थे, मतलब $7,000, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी और धीरे धीरे Amazon सुपर हिट होने लगा अपने कस्टमर्स में और ये नाम फैलने लगा। ये ग्रोथ देख के जेफ बेजोस ने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ टाइम बुक्स ही सेल करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन बुक्स एक सुपर हिट है। एक और एक रीजन था Amazon के सक्सेसफुल होने का, जहां पे ऑफलाइन बुक्स $15 के लिए अवेलेबल थी, सेम बुक्स 9.99 के लिए अवेलेबल थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन सेलिंग या इंटरनेट सेलिंग ये एक नया कॉन्सेप्ट था और उस टाइम पे उस पे सेल्स टैक्स नहीं लगता था। तो इसके लिए ये कस्टमर्स में सुपर हिट हो गया था। बहुत सारे लोग तो जाके सुपरमार्केट में देखते थे, जिसके पास टाइम था सुपरमार्केट में देखते थे कि ये बुक उनको खरीदनी है और वही चीज घर पे आके वापस Amazon से ऑर्डर करते थे। तो धीरे धीरे Amazon का बिजनेस हिट होने लगा। जैसे ही बिजनेस बढ़ने लगा, ऑब्वियसली लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो लोग हायर करने लगे, पर उस टाइम पे भी ये बिजनेस लॉस मेकिंग था। तो ये साइकिल को रन करने के लिए Amazon के फाउंडर ने $84,000 का लोन लिया। ये 84,000 का लोन भी ज्यादा टाइम नहीं चला और इस बार जेफ बेजोस पैसों के लिए अपने पेरेंट्स के पास गए। यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने $2,45,573, मतलब उस टाइम पे अगर कन्वर्ट करें तो 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जेफ बेजोस की कंपनी में, और आज की तारीख में, मतलब आज के एक्सचेंज रेट पे उसको वैल्यू करे तो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। पर उनके पेरेंट्स के भी फंड्स 14 से 15 महीने ही चले और फाइनली Amazon को इन्वेस्टर्स का दरवाजा खटखटाना पड़ा फंड्स के लिए। तो जेफ भैया को लगा था कि यार एक बंदे को $1 मिलियन के लिए इजीली कन्विंस कर लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, आगे जाके बढ़ेगा तो कोई ना कोई तो पैसे दे देगा ही। पर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो मिडवे उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी और एक बंदे को कन्विंस करने के बदले उन्होंने 20 लोगों को कन्विंस किया $50,000, मतलब $50,000 डालने के लिए। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 20 लोगों को है हाँ बोलने से पहले 60 लोगों को उनको ना बोला था। No means no, no, no. तो उनका बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा ही चल रहा था और धीरे धीरे और डिमांड बढ़ती गई और कस्टमर्स बढ़ते गए और जेफ बेजोस को ये विजन पे स्टिक हो गए कि यार 100% ये बिजनेस आगे जाके बढ़ने वाला है और ये बिजनेस में हमेशा मैं डटा रहूंगा। Amazon फ्रंट एंड पे, मतलब जब अपने कस्टमर्स को फेस करता था वो तो सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि वो कन्वीनियंस ऑफर करता था और 20 गुना चॉइसेस ऑफर करता था और प्राइसेस भी सस्ते थे। पर बैक एंड पे उसकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन था और वो रीजन मैं आपको बस अभी बताऊंगा। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो रीजन था उसके प्रोक्योरमेंट में, या वो कारण था उसका प्रोक्योरमेंट में, और उसको कॉस्टिंग में एक इंटरेस्टिंग टर्म देते हैं जस्ट इन टाइम।
मतलब ऑफिस अगर आप 10 बजे शुरू कर रहे हो तो एक एम्प्लॉय अगर 10 बजे आता है तो उसको जस्ट इन टाइम बोलते हैं। बस यही सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री मतलब स्टॉक पे अप्लाई किया जाता है। तो ये जस्ट इन टाइम का एग्जांपल मैं आपको एक पिज्जा की दुकान से कंपेयर करके समझाता हूँ। समझो एक पिज्जा की दुकान है जिसके यहाँ पे एक पिज्जा बहुत फेमस है जिसमें अनियन टमेटो कैप्सिकम की टॉपिंग्स है। तो वो स्टॉक उसके पास हमेशा रहेगा, मतलब अनियन टमेटो कैप्सिकम पिज्जा के ब्रेड्स और टमेटो सॉस उसके पास हमेशा रहेगा। पर कोई जो अतरंगी टॉपिंग्स है वो हमेशा अपने पास स्टॉक में नहीं रखेगा। तो अगर कोई कस्टमर आके बोलता है कि मुझे अनियन टमेटो कैप्सिकम ऑलिव्स और एलोपिनोस का पिज्जा चाहिए, और ऐसे कस्टमर्स हार्डली दिन में एक बार आते हैं या समझो 2 दिन में एक बार आते हैं, तो वो इस चीज का स्टॉक नहीं रखता है। वो क्या करता है कि बाजू की किराने की दुकान से लेके उस टाइम पे फ्रेश ऑलिव्स या फ्रेश ऑलिपिनोस लेके आके पिज्जा बना के कस्टमर को दे देता है। अब इससे फायदा क्या होता है, एलोपिनो और ऑलिव्स जो कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है, अगर वो स्टॉक करेगा तो एक तो उसका कैपिटल ब्लॉक होगा, सेकंड वो पेरिशेबल आइटम्स है तो खराब हो जाएंगे। तो अगर पिज्जा नहीं बिका और वो खराब हो गया तो उसको फेंकना पड़ेगा तो लॉस होगा। तो ये दोनों चीजें जस्ट इन टाइम में फॉलो करेंगे तो लॉस नहीं होता है। तो सेम चीज Amazon फॉलो करता था। आपको याद है 30 लाख बुक्स थे उसके पास, पर 30 लाख के 30 लाख स्टॉक में नहीं रखता था, 4 से 5 लाख स्टॉक में रखते थे जो कि बेस्ट सेलर्स थे। मतलब अनियन टमेटो कैप्सिकम उसके 4 लाख बुक्स थे, और बाद में जितने भी जो 26 लाख या 25 लाख बुक्स बाकी रहते थे, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर हिट होता था वो अपनी होलसेलर या पब्लिशर के पास जाके वो बुक खरीदता था, मोस्टली होलसेलर के पास जाता था, बुक खरीदता था और कस्टमर को शिप कर देता था। तो इससे कस्टमर भी खुश क्योंकि उसको बुक टाइम पे आ गई, इससे होलसेलर भी खुश क्योंकि उसको भी बिजनेस आ गया, और सबसे ज्यादा खुश Amazon क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल में इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं हुई, और बुक्स धीरे धीरे आपको पता है सड़ जाती है, अगर ओल्ड बुक्स हो जाती है तो उस पे के पेजेस थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम वो इजीली सॉल्व कर देता था। Amazon की सक्सेस का एक और शायद सबसे बड़ा रीजन था कस्टमर ऑब्सेशन। All right, well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. Obsessive focus on customer. Obsesses over our customers. अगर जेफ के कस्टमर ने उसको कुछ बोल दिया, Amazon के कस्टमर ने उसको कुछ बोल दिया, तो जेफ मेक श्योर करते थे कि वो कस्टमर की बात सुनी जाए और ना कि यहाँ पे उसको कंपनी की पॉलिसी सुनाई जाए। नियम सेम होगा, जो निर्णय यहाँ लिया जाएगा वही फाइनल होगा। तो अगर कस्टमर कोई कंप्लेन करता था या कोई रिक्वेस्ट करता था तो जेफ बेजोस मेक श्योर करते थे कि वो 100% अमल हो। तो अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे एक वीक के बाद में मतलब फ्राइडे को 3 बजे के टाइम पे ही डिलीवरी चाहिए, तो जेफ बेजोस मेक श्योर करते थे कि उसी टाइम उसको डिलीवरी मिले, और वो 100% ऑब्सेस है। तो अगर कंपनी भी बोलती थी ना कि नहीं ये नहीं पॉसिबल है, वो कुछ भी करके, शायद खुद भी कर ले पर कुछ भी करके वो कस्टमर को सेटिस्फाई करते थे। और ये वो एक कस्टमर के साथ नहीं, वो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के साथ करते थे। तो 100% कस्टमर ऑब्सेशन की वजह से Amazon सक्सेसफुल होने लगा। एक चीज Amazon बहुत अच्छे से करता था, वो है डेटा माइनिंग। अभी जब डी शॉ में जेफ बेजोस काम कर रहे थे, उनको रियलाइज हो गया था कि डेटा किंग है, और जो भी ये डेटा को अच्छे से प्रोसेस करेगा या जो भी डेटा का ये सेंस बनाएगा, वो आगे जाके किंग बन जाएगा अपनी खुद की इंडस्ट्री में। तो Amazon ने ये हार्नेस करने के लिए पूरी की पूरी डेटा एनालिटिक्स टीम्स बिठा दी थी, और उनको पूरी के पूरी तरह पता चलता था कि आप कौन से टाइटल पे क्लिक कर रहे हो, या आपका माउस का पॉइंटर कितनी देर कहाँ पे पड़ा है, वो भी उनको रियलाइज होता था। और डेटा तो कलेक्ट करना एक इजी बात है, डेटा का सेंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो कि Amazon कैसे डेटा का सेंस बनाता है, कि अगर आप कोई नाचोस चिप्स खरीद रहे हो Amazon पे, तो आपको रेकमेंड करेगा डिप्स खरीदने के लिए। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, या अगर आप लैपटॉप खरीदो, आपको लैपटॉप स्टैंड रेकमेंड करेगा, कोई अजीब सा आइटम नहीं रेकमेंड करेगा कि आप लैपटॉप खरीद रहे हो और आपको सोफा रेकमेंड कर देगा। सो ये कहां से आता है, ये डेटा एनालिटिक्स से आता है। समझ रहे हो ना? तो जस्ट इन टाइम और डेटा एनालिटिक्स ये Amazon के सुपर पावर्स बन गए थे, और अपना वो बिजनेस कंटिन्यू करा था। पर वापस उसके फंड्स ड्राई आउट होने लगे, क्योंकि बिजनेस इतनी पेस से नहीं बढ़ रहा था, पर उसको धीरे धीरे लोगों की टीम बढ़ानी पड़ रही थी ये सब ऑर्डर्स को सर्विस करने के लिए। तो 96 में Amazon ने या जेफ बेजोस ने एक VC वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच किया और $8 मिलियन की फंडिंग उठाई। ये फंडिंग का राउंड क्लोज हुआ 1996 जून में। और दोस्तों ये टाइम पे है ना, ये इंटरनेट कंपनीज का बूम बहुत चल रहा था यूएस में, और वहां पे Amazon ने या जेफ बेजोस ने नोटिस किया कि जो भी कंपनीज IPO कर रहे हैं उनको अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, अच्छी लिस्टिंग प्राइस मिल रही है, और लोग ऐसी कंपनीज को अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे उनके माइंड में IPO का थॉट आया। तो 1997 में Amazon का IPO लॉन्च हुआ,
और मई 1997 एग्जैक्ट टाइम था और $18 पर शेयर पे इनकी लिस्टिंग हुई। आपको एक बात बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? 94 में अमेजोन की शुरुआत होती है, 97 में वो आईपीओ कर देता है। सेम टाइम पे एक इंडियन कंपनी से कंपेयर करता हूँ, 2000 में पेटीएम की शुरुआत हुई और 2021 मतलब 21 साल बाद उसका आईपीओ आया। मतलब अमेजोन ने जो आईपीओ के लिए 3 साल लगा दिए, पेटीएम को 21 साल लग गए आईपीओ करने के लिए। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कि अमेजोन ने खुद का आईपीओ 3 साल में ही ला दिया। 97 के आईपीओ के बाद जेफ बेजोस को लगा यार बुक्स तो मैं सैचुरेट कर सकता हूँ, बुक्स के लिए मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी है और बुक्स मेरा अच्छा सा सेल हो रहा है, तो यार बुक्स को छोड़ के क्यों ना कुछ और सेल किया जाए। तो स्टार्टिंग में तो जेफ भैया ने ये सोचा था कि वो खाली बुक्स पे स्टिक करेंगे, पर आज वो पेन से लेके हेलीकॉप्टर सब कुछ सेल करते हैं। तो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि कंपनी का विजन एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो फिक्स कर लो, तो उनकी एडवाइस की बत्ती बना के आपको पता है कहाँ डालना है। तो अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन अपना विजन बार बार चेंज कर सकता है, अपना माइंड चेंज कर सकता है, तो आप क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? तो उन्होंने अपने इनिशियल विजन को चेंज किया। तो मेरी एडवाइस वो बत्ती वाली याद रखना है यहाँ पे। और 98 में उन्होंने म्यूजिक सीरीज के साथ शुरुआत की। तो म्यूजिक सीरीज भी उन्होंने लॉन्च किया और म्यूजिक सीरीज का भी बिजनेस अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। तो जेफ ने सोचा यार अभी बुक्स हो गया, म्यूजिक सीरीज हो गया, अभी सीमित क्यों रहना है, चलो कुछ और शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पता है कोई और कंपनी होती तो क्या करती, वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को बोलती कि चलो फाइंड करो कि क्या सेल कर सकते हो और वो सेल करने लगती। पर जेफ भैया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने कस्टमर ऑब्सेशन को एक अलग लेवल पे लेके गए और 1000 रैंडमली सिलेक्टेड कस्टमर्स को मेल किया और पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि अमेजोन क्या सेल करे। And then I got smart and I emailed 1,000 randomly selected customers and asked them, besides the things we sell today, what would you like to see us sell? तो कस्टमर्स भी एकदम सयाने हैं। उन्होंने जेफ बेजोस क्या सोच रहे थे वैसे मेल नहीं किया, एकदम रैंडमली ईमेल किया। एक जन ने बोला विंडशील्ड वाइपर सेल करो, एक जन ने बोला डायपर सेल करो, एक जन ने कोई और रिक्वेस्ट किया। तो जेफ बेजोस को रियलाइज हुआ कि उस टाइम पे जो कस्टमर को जरूरत थी या रिक्वायरमेंट थी, वो चीज अमेजोन के मेल पे वो कस्टमर ने रिवर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जेफ बेजोस ने डिसीजन लिया, अभी कोई कैटेगरी पे सीमित नहीं रहेंगे, सब कुछ सेल करेंगे। तो सब सेल करने का डिसीजन तो ले लिया था, पर उन्होंने सब कुछ सेल करना शुरुआत नहीं किया। उन्होंने 3 आइटम से शुरुआत किया वापस, होम इंप्रूवमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम्स के साथ। तो यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी जा रही है स्टोरी। 94 में उसने लॉन्च किया, लॉन्च करते ही सुपर हिट हो गया, कस्टमर्स आ गए। 97 में आईपीओ, मतलब 3 साल में आईपीओ कर दिया। 98 में म्यूजिक सीरीज लॉन्च कर दिया, बाद में 98 में वापस और कैटेगरीज ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बॉलीवुड की तरह एक प्रॉब्लम या तो एक विलन की एंट्री होनी चाहिए, और वो प्रॉब्लम या तो विलन का नाम है ईबे। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को, ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ईबे रातों रात अमेजोन का बिजनेस बंद कर सकता था, कैसे अगर अमेजोन नहीं स्विच करता तो ईबे आज अमेजोन की जगह पे होता था, ना कि अमेजोन ईबे की जगह पे। कैसे ईबे एक बहुत बड़ा विलन बन गया था अमेजोन से, और कैसे कस्टमर्स अमेजोन से ईबे पे शिफ्ट हो रहे थे।